Dear student of class 7, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Physical and Chemical Change. In the last lectures, I told you about physical changes. Now I am starting your chemical change. केमिकल चेंज क्या होता है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हम जज करते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज. टुडे आज हम ये रीड करेंगे. A change in which composition and chemical properties of a substance are changed are called as chemical change. During a chemical change, one or more new substances are formed. एक ऐसा चेंज जिसमें जिस सब्सटेंस का केमिकल चेंज हुआ है, जिसमें केमिकल चेंज अक्कर हुआ है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन दोनों चेंज हो गई है, तो हम बोलते हैं दिस इज अ केमिकल चेंज. और जैसे हम फिजिकल चेंज में बोलते हैं नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. तो जब भी केमिकल चेंज अक्कर होता है तब कोई ना कोई नई चीज बनती है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस. और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफर हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि कंपोजिशन ही अलग हो गई. कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे. केमिकल चेंजेस अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशंस. और केमिकल चेंजेस जब भी होते हैं वो किसी न किसी प्रॉपर कंडीशन के अंडर होते हैं. कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है, देन ओनली द केमिकल चेंज अकर. एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. और ज़्यादातर केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस को हम अगेन ऑब्टेन नहीं कर सकते. For example, when carbon is burned, carbon dioxide is produced. Carbon dioxide has properties are entirely different from those of the carbon. So burning of carbon is a chemical change. अब कार्बन जब भी बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बन से बिल्कुल डिफर है, अलग है. सो बर्निंग ऑफ कार्बन इज ए केमिकल चेंज. कार्बन जो है, जैसे आपका कोल है वो कार्बन की फॉर्म है, ठीक है. आप कोल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टीज है तो वो तो ऑटोमेटिकली जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन से बिल्कुल अलग है. कार्बन को बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, बट बोथ द सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो इट इज ए केमिकल चेंज. Rusting of iron. When iron objects are exposed to air and moisture, they are covered with a brown powdery layer known as rust. The formation of rust on the surface of the iron is called rusting of iron. देखो, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका कूलर हो गया या आपका आयरन का कोई और आइटम है जो आपके घर में है, जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर एंड मॉइस्चर का मतलब ये है कि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है. जैसे बारिशें होती हैं, रेनी सीजन आता है, तो एयर के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं. तो अगर मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है और वो आयरन ऑब्जेक्ट जो है आपका उस एयर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. एक ब्राउन कलर की कवरिंग जो होती है वो उसके ऊपर बननी शुरू हो जाती है. ये ब्राउन कलर की कवरिंग जो होती है, ब्राउन पाउडरी लेयर जो होती है, इसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. मतलब इससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, खोखला होता जाता है और डैमेज हो जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयरन. अब जो ये ब्राउनी सब्सटेंस बना है, ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस बना है, इसकी प्रॉपर्टीज आयरन से बिल्कुल अलग है. कोई ओरिजिनल सब्सटेंस को तुम दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. रस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू आयरन. रस्ट से दोबारा आयरन नहीं बन सकता. और दोनों की प्रॉपर्टीज केमिकली दे आर टोटली डिफरेंट. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज. आप घरों में कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि एक आयरन का कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं कर रखा विद ए पेंट और एनीथिंग,
ठीक है। तो धीरे धीरे जो है वो आपका सब्सटेंस जो होता है, वो आयरन जो होता है वो कोरोड होता चला जाता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आती है, वो झड़ती जाती है। धीरे धीरे आयरन जो है वो सब्सटेंस जो होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो खोखला होता चला जाता है, उसमें होल्स क्रिएट होते चले जाते हैं और फिर वो पूरा का रस्टिंग तब तक होती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा सब्सटेंस ही डैमेज ना हो जाए। और इसके लिए कंडीशन क्या है? ह्यूमिड एयर, मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंट होना, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना, जिससे उसकी रस्टिंग बहुत फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल्स आर मेड फ्रॉम वैक्स एंड अ कोटन थ्रेड। When the candle burns, the molten wax rises through the cotton thread and undergoes combustion to produce carbon dioxide and water vapor. The cotton thread gets sheared to a black mass. अब देखो, आप कैंडल घर में जलाते होगे जब भी आपके घर में लाइट वगैरह नहीं होती होगी, ठीक है, इन्वर्टर खत्म हो गया तो आप कैंडल जलाते हो, है ना। तो क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो कैंडल के ऊपर जो वैक्स लगी हुई है, ठीक है, बीच में सेंटर में एक कॉटन थ्रेड होता है जिसे बोलते हैं विक। जब कैंडल बर्न करती है तो ये जो वैक्स मेल्ट होती है, ये राइज अप करती है, वेपोराइज होती है, और साथ में आपका जो कॉटन थ्रेड होता है इसमें भी कंबशन कोज होती है, मतलब बर्न करता है। तो ये जो वैक्स है, जो मोल्टन वैक्स है, पहले ये मेल्ट होगी, फिर वेपोराइज होगी और फिर आपकी फ्लेम बनती है, कैंडल फ्लेम बनती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो रिलीज होते हैं और कैंडल बर्न करती है, तो इसमें क्या है कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बने हैं और साथ में जो कॉटन थ्रेड बर्न हुआ है उससे एक ब्लैक कलर का मास क्रिएट होता है, ठीक है। आप कभी भी घर में जला के देख सकते हो कैंडल, तो बीच की जो विक होती है, बीच का जो थ्रेड होता है, दैट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मास, और कॉटन थ्रेड मतलब बर्न हो गई जिसने ब्लैक मास क्रिएट कर दिया, और जो वैक्स बर्न हो रही है उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्रिएट हो गया। हीट एंड लाइट एनर्जीज आर गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कैंडल। जब हमारी कैंडल बर्न होती है तो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लाइट मिलती है, इसी वजह से ही हम कैंडल जलाते हैं, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। It is not possible to recover either the burnt wax or the thread in the original form. अब जो वैक्स वेपोराइज हो चुकी है, जिसकी वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई है, उसको और थ्रेड को वापस ओरिजिनल पोजीशन में रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस रिकवर नहीं हो सकता। It is also noticed that burning of a candle is a chemical change while the melting of wax is a physical change. लेकिन अगर सिर्फ हम वैक्स की मेल्टिंग की बात करें, वैक्स गर्म होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म से मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फिर सॉलिडिफाई होता है और सॉलिड वैक्स मतलब सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम वैक्स की मेल्टिंग को तो क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, बिकॉज द सब्सटेंस इज सेम, ओनली द स्टेट इज बीइंग चेंज, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। लेकिन जब हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं तो बर्निंग ऑफ कैंडल में आपकी थ्रेड मतलब विक भी बर्न हो जाती है, कुछ वैक्स आपकी वेपोराइज भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर भी रिलीज होती है, ठीक है। मतलब जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है और ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर करना मुश्किल है। That's why burning of candle is irreversible while melting of wax is reversible. Reaction between vinegar and baking soda. Vinegar is an acid. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. When vinegar reacts with baking soda, a hissing sound is produced because of the production of carbon dioxide. देखो, जब आपका विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। विनेगर सिरका को बोलते हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं पिकल वगैरह के पर्पसेस से, और बेकिंग सोडा होता है आपका खाने वाला सोडा जो आप
जब आप मम्मा पकोड़े वगैरह तलती होगी, कुछ भी ऑयली बनाती होगी, तो उसमें बेटर डाइजेशन के लिए बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे को बोलते हैं और विनेगर सिरका को बोलते हैं। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर क्रिएट सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इससे क्या बनता है, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिबरेट होता है। अब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो आपकी हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक साउंड सी क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेट हो रही है, स्लाइड के अंदर जो डायग्राम दिखाया है उसमें देखो सेटअप में, कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विनेगर को एडअप किया। ठीक है, कोर्क लगाया, कोर्क की हेल्प से आपने एक पाइप यूज़ किया। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब बेंट वाली यूज़ की, जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके जाएगी, डिलीवरी ट्यूब बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, अब इस जो बड़ी वाली जो एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपने दोनों चीज़ें मिक्स की हैं, जिसमें आपने कॉर्क लगाया हुआ है, उसमें जो गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से दूसरी ट्यूब के अंदर जा रही है। दूसरी ट्यूब में आपने लाइम वाटर लिया हुआ है। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में एडअप होगी तो लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स टू बी मिल्की, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि लाइम वाटर आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड, और वाटर भी बन गया। तो लाइम वाटर मिल्की कब होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू लाइम वाटर, then a chemical substance calcium carbonate is formed. This calcium carbonate is not soluble in water. ठीक है, जो मिल्कीनेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। अब देखो क्या रिएक्शन हैपन हुई आपकी, जब आपके लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एडअप हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना भी बताया, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, मिल्कीनेस अपीयर होगी। जैसे आपका दूध फट जाता है ना, और ढंग से जब दूध को ऐसा देखते हो तो वो बिल्कुल आपको क्लियर लिक्विड नज़र आता है, सब जगह एक जैसा नज़र आता है। लेकिन जब वही दूध फट जाता है तो क्या होता है, फटफटा सा हो जाता है ना, कोई अनसोल्यूबल मटेरियल जो है वो आपको दिखता है, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह से मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। अब ये दोनों की दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल है। एज द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, दिस इज ए केमिकल चेंज। एक रिएक्शन मैंने आपको कौन सी बताई, जिसमें आपने विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में पास ऑन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसकी वजह से आपका लाइम वाटर मिल्की हो गया। अब ये दोनों की दोनों रिएक्शन से आप ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, और जो नई चीज़ें बनी हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपके जिनसे ये चीज़ बनी थी उनसे बिल्कुल अलग है, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, दोनों रिएक्शंस आर, बोथ द रिएक्शंस आर सेड टू बी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजिंग लाइट इन एयर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। द ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। देखो, आप अगर मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स के बीच में पकड़ लो, ठीक है, टोंग्स के बीच में पकड़ लो, टोंग्स आपको घर में भी मिल जाएंगे, मम्मा रोटी बनाते वक्त यूज़ करती है। ठीक है, उसके बीच में अगर आप मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लो, ठीक है, और उसको बर्न करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिलीज होती है। देखो नीचे रिएक्शन दे रखी है स्लाइड में, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है कि कोई भी चीज़ विदाउट ऑक्सीजन तो बर्न हो नहीं सकती है, तो मैग्नीशियम रिबन एयर में से ऑक्सीजन लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करके प्रोड्यूस कर देगा, एक ऐश बनेगी। ऐश मतलब राख,
वो ऐश क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इस ऐश और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दो, ठीक है। पानी में जब आप इसको एडअप करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो आपकी सेकेंड रिएक्शन दिखाई हुई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो अब आपका बना है पानी में डिसॉल्व करने के बाद, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्टिविटी टू स्टडी बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रबन। अब मैग्नीशियम रबन कैसे बर्न होता है और क्या रिलीज करता है, ये एक्टिविटी में सीखेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड्स मैग्नीशियम रिबन, चाइना डिश, अ पेयर ऑफ टोंग्स, सैंड पेपर, अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। प्रोसीजर: टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट्स एंड्स विद सैंड पेपर। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे सैंड पेपर की हेल्प से उसको रब करना है, ताकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एयर में रहकर उसकी हैपन हो चुकी है तो वो चीज़ हट जाए रिबन के ऊपर से, मतलब रिबन बिल्कुल क्लीन हो जाए फॉर द केमिकल रिएक्शन टू बी डन। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट एंड क्लीन एंड इन ए स्पिरिट लैम्प और ए बर्नर फ्लेम। इसको टोंग्स की हेल्प से पकड़ना है और एंड हीट एंड क्लीन एंड इन ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर फ्लेम। उसके बाद बर्नर फ्लेम की हेल्प से इसको हीट करना है, ठीक है, मतलब उसको बर्नर फ्लेम देनी है आपने। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स रैपिडली विद डेजिंग वाइट लाइट एज बर्निंग ऑफ वुड, पेपर और एनीथिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। अब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया, उससे वाइट लाइट क्रिएट हुई, देख रहे हो स्लाइड में, फोटो में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो आपका बर्न करके बना वो क्या दे देगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने आपको रिएक्शंस दिखाई थी कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया टोंग्स की हेल्प से पकड़ के, तो आपकी एक ऐश बनी जिसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हो। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने पानी में डिसॉल्व किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो ये जो रिएक्शंस है ना, ये आप वर्ड फॉर्म में कर लेना, सिंबॉलिक फॉर्म ना कर सको तो मत करना। सिंबॉलिक फॉर्म आपको अगले साल कुछ हद तक गाइड करेंगे और धीरे धीरे आप सीखोगे। आप जैसे वर्ड फॉर्म में लिखोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जैसे वर्ड लिखते हो ना MAGNESIOUM प्लस ऑक्सीजन, वर्ड फॉर्म में लिखना और फिर एरो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देना। जो ब्रैकेट में सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है वो आप लोग नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है, तो ओनली वर्ड फॉर्म। आपने अभी रिएक्शंस में देखा कि मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया तो वाइट लाइट क्रिएट हुई और उससे एक ऐश बनी। ये ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गई। तो दोनों रिएक्शन आपकी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ना तो इससे ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन हो सकता है और साथ में जो नई चीज़ें बनी हैं, न्यू सब्सटेंसेस बनी हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स जो बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग है। तो इसी तरह से आपका बर्निंग ऑफ वुड हो गया, पेपर हो गया, दीज आर ऑल केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक। योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू प्रैक्टिस इज वेल एज इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। रिएक्शंस को लिख लिख के देखना है, डायग्राम को नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, लेक्चर को 2-3 बार सुनना